नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस क्लासेस में। हम फिर एक बार हाजिर हैं आपके सम्मुख एक नया सर्वेक्षण लेकर, साप्ताहिक सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का, जिसमें हमने दृष्टिपात किया है उन सारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर जो महाद्वीपों में दूर दराज की घटी हैं, अनेक देशों में पास पड़ोस के या दूर दराज के, और इसका विश्लेषण करने की भी हमने चेष्टा की है ताकि आप लोग जो अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के प्रत्याशी हैं उनके लिए समझने में आसानी हो सके कि सबका क्या प्रभाव हमारी विदेश नीति पर पड़ेगा, हमारे राजनीति पर पड़ेगा और हमारा राष्ट्रहित किस हद तक इससे प्रभावित होगा। पिछले सप्ताह की एक अप्रत्याशित और बेहद नाटकीय घटना थी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का और यूनाइटेड अरब एमिरेट के जो युवराज हैं, जो वहाँ के वास्तविक एक तरह से व्यावहारिक शासक हैं, मोहम्मद बिन ज़ायद का एक संयुक्त घोषणा। और ये संयुक्त घोषणा जो थी वो बड़ी चौंकाने वाली थी। उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों देश, जिनको आज तक दुनिया एक दूसरे का जानलेवा शत्रु समझती थी, कम से कम एक सामरिक मोर्चे पर आमने सामने खड़े थे सैनिक मुठभेड़ की मुद्रा में, एकाएक दोस्त बन गए हैं और उनका प्रयत्न यह है कि आपस में मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाएं मध्य पूर्व में भू राजनीतिक नक्शे को दोबारा रेखांकित करने का। निश्चित रूप से इसके प्रभाव न केवल मध्य पूर्व तक सीमित रहेंगे बल्कि दुनिया का हर देश कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा, क्योंकि यह पूरा भूभाग तेल की राजनीति से जुड़ा है और मध्य पूर्व का जो संकट है वो इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के दशकों से चले आ रहे संघर्ष के कारण शीत युद्ध से आज तक विस्फोटक बना ही हुआ है। कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का अंदेशा था, ये चीज़ इतनी अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया तो लगभग बरसों पहले शुरू हो गई थी जब कैंप डेविड समझौता हुआ था अनवर सदात के शासनकाल में 1979 के आसपास। और तभी से जो सबसे बड़ा शत्रु इजराइल का था मिस्र, उसके साथ उसके संबंध सामान्य हो गए थे और उन दो देशों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने विवादों के निपटारे की बात सोचनी शुरू कर दी थी। उसके करीब 1.5 दशक बाद जॉर्डन के साथ भी इसी तरह का एक समझौता हो गया था। तो ऐसा नहीं था कि सारे के सारे अरब देश दुश्मन थे इजराइल के या इजराइल उन सबको अपना दुश्मन समझता था। मगर हाल के दिनों में कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ है जिससे अमीरात के लोग हों, सऊदी अरब के लोग हों या छोटे मोटे अन्य देश यहाँ हों, कतार हो, ओमान मुस्काट हो, बहरीन हो, जिनको ये आशंका बढ़ने लगी थी कि ये इस क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। और उसका एक प्रमुख कारण था ईरान का आक्रामक रुख अपनाना। अमेरिका ने जब से प्रतिबंध ईरान पर लगाए तो ईरान ने ये दिखाने की कोशिश की है कि उसका मनोबल बरकरार है और उसने कई बार चालक रहित विमानों से हमले किए सऊदी अरब पर, सऊदी अरब के सामरिक ठिकानों पर, उसके तेल शोधक संयंत्रों पर, और कई एक बार तो काफ़ी नुकसान भी हुआ। और भले ही कोई बड़ा युद्ध इसके कारण वहाँ क्षेत्रीय युद्ध नहीं छिड़ सका, मगर एक तनाव का वातावरण निरंतर बना हुआ है। और ख़ासकर जब अमेरिकियों ने ईरान के एक बड़े सेना नायक की हत्या भी कर डाली थी, सलमानी की, तो तब से लोगों को लग रहा था कि ये आसान नहीं है कि अमेरिका बर्दाश्त करेगा ईरान की हरकतें इस तरह। मज़ेदार बात यह है कि ये जो समझौता हुआ है इसमें मध्यस्थता का दावा किया है राष्ट्रपति ट्रंप ने। कुछ लोगों को लगता है कि उनका चुनावी हथकंडा है, वो जाते जाते या पुनर्निर्वाचन की मतदान के पहले दिखाना चाहते हैं कि वो कितने माहिर हैं सौदे पटाने में और कितने जानलेवा शत्रुओं को भी साथ लाकर उनके बीच में समझौता करा सकते हैं शांति के पक्ष में। और दूसरी ओर कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि इस क्षेत्र के मध्य पूर्व के जितने देश हैं उन्हें लग रहा है कि शायद एक अस्थिरता का दौर शुरू हो सकता है ट्रंप के अपदस्थ होने के बाद। यदि उनका पुनर्निर्वाचन नहीं होता है तो वो उस स्थिति के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। न तो सऊदी अरब पूरी तरह से संतुष्ट था राष्ट्रपति ट्रंप से, हालांकि वहाँ के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बड़े अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध ट्रंप के दामाद कुशनर के साथ हैं, मगर कुशनर तभी तक असरदार हो सकते हैं जब तक ट्रंप व्हाइट हाउस में है। और उसके बाद ये युवराज अपनी छवि बनाना चाहते हैं आधुनिक, मुक्त करने की सामंती उत्पीड़न से अपने राज्य को, उसमें किस हद तक सफल हुए हैं ये एक दूसरा विषय है। और कहीं ना कहीं ये एक छोटी सहोदरों के बीच वाली प्रतिद्वंदता भी देखने को मिलती रही थी अमीरात में और सऊदी अरब के बीच में। एक तरफ वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे यमन में हौदियों के खिलाफ, जिनको समर्थन प्राप्त था ईरानियों का, मगर कहीं ना कहीं उनका थोड़ा मतभेद भी होता था और वो अलग अलग, पश्चिमी अफ्रीका हो या कहीं अन्यत्र, उनकी नीतियाँ अलग अलग नज़र आ रही थी। अब यहाँ एक पक्ष
बड़ा रोचक ये है कि इस समझौते में जो कहा गया है वो बड़ा व्यापक समझौता है। उसमें कहने को ये कहा गया है कि प्राथमिकता तो दी जाएगी उस कोरोना वैक्सीन को, जिसके आविष्कार में और उसके वैक्सीनीकरण में इजराइल पूरी मदद करेगा, अमीरात देशों की और खाड़ी के अन्य देशों की, सऊदी अरब आदि की। मगर इसके जो अन्य विषय हैं उसमें पर्यटन है, उसमें आधारभूत ढांचा है, उसमें ऊर्जा सुरक्षा है, उसमें उच्चतर शिक्षा है, उसमें टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण है, उसमें शोध है और जाहिर है कि सामरिक महत्व की जो जानकारियां होंगी उनका एक दूसरे के साथ साझा किया जाएगा। अब जो विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रणय प्रसंग था जो पिछले 2-3 वर्षों से चल रहा था, जिसको पर्दे के पीछे छिपा कर रखा गया था, आज उपयुक्त समय पर इसकी घोषणा कर दी गई है और इसे सार्वजनिक बना दिया गया है। अब जो कुछ भी हो उसका एक परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है कि तमाम जो सुन्नी मुसलमान राज्य हैं उनका एक जमावड़ा अब होता नजर आ रहा है मध्य पूर्व में। और इसका एक और पहलू है, यदि आप देखें तो एकमात्र जो दुनिया का ऐसा देश शिया देश था ईरान, जो दुनिया भर में इधर उधर बिखरे शियाओं को भी नेतृत्व प्रदान कर सकता था और अपनी तेल संपदा के कारण, अपनी तकनीकी सामर्थ्य के कारण इस क्षेत्र में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता था, वो अब लगभग अलग थलग हो रहा है। अब ये दूसरा विषय है कि ईरान स्वेच्छा से चीन की तरफ गया है, चीन पाकिस्तान ईरान की तिकड़ी बन रही है, मगर कहीं न कहीं इसमें सुन्नी मुसलमान देशों को अपना हित लगता है, जिसका एक उदाहरण है कि दूर दराज मलेशिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर महातिर हैं, 95 वर्षीय, उन्होंने राय जाहिर की है कि ये मुसलमान खेमे में फूट डालने का अमेरिकी प्रयास है, जिसकी निंदा करनी चाहिए, जिसका प्रतिरोध करना चाहिए। लगभग इसी तरह की राय जो गैर सरकारी ही सही इंडोनेशिया भी सामने आई है। वहाँ की सरकार चुप है, मगर वहाँ नादुतुल उलमा नामक जो राजनीतिक पार्टी है इस्लामी, जो कहती है कि उसको समर्थन प्राप्त है 40% आबादी का इंडोनेशिया में और इंडोनेशिया की कुल आबादी का 90% मुसलमान है, तो मतलब काफ़ी बड़ी सीमा तक वो समर्थन जो प्राप्त है, जिसका असर कभी न कभी सरकार पर पड़ेगा। उन्होंने भी यही बात कही है कि मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास वांछनीय नहीं है। अब इसके दो पहलू हैं, वो मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो या नन्हा इस्लामी ब्रुनेई की सल्तनत हो, इनमें से कोई भी इस क्षेत्र में नहीं है कि वो मध्य पूर्व की राजनीति को, भू राजनीति को प्रभावित कर सके। दूसरी बात यह है कि ये राज्य एक सीमा तक खुद आतंकित और आशंकित हैं चीन के दक्षिणी सागर में प्रसार और आक्रामक विस्तार से। तो कहीं ना कहीं यदि चीन और ईरान एक ओर जा रहे हैं तो इन सुन्नी देशों को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि सुन्नी मुसलमान देशों का एक जमावड़ा मध्य पूर्व में बन रहा है। इजराइल और अमीरात के बीच जो समझौता हुआ है उसके कुछ और पहलुओं पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। इसका क्या प्रभाव फिलिस्तीनियों पर पड़ेगा। एक और नेतन्याहू ये कहते हैं कि उन्होंने जो घोषणा की थी कि वो उस इलाके में जहां इजरायली शरणार्थी बसे हैं, जिनको शरणार्थी कहना जरा अटपटा लगता है, जो ज़मीन फिलिस्तीनी राज्य की कभी समझी जाती थी, देर सवेर उनको सौंपी जानी थी, वहाँ वो जो घर गिराने वाले थे फिलिस्तीनियों के, उनको नहीं गिराएंगे और उस फिलहाल वहाँ शांति बरकरार रहेगी। जहाँ तक फिलिस्तीनी हैं उनको बहुत इससे आपत्ति है। वो जो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति हैं उनका कहना है कि आप कमोबेश ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि इस ज़मीन पर कानूनी और वास्तविक व्यावहारिक अधिकार अब इजराइल का है, अब इसको वापस पाने की कोई आशा या अपेक्षा फिलिस्तीनी नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर इजराइल की रणनीति ये जान पड़ती है कि लेबनान में इस समय जो हिजबुल्लाह है वो थोड़ी कटघरे में खड़ी है, क्योंकि वो उसी शासक वर्ग का हिस्सा थी, उस सरकार को समर्थन देती थी जिसके दैत्याकार भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के कारण वह विस्फोट हुआ, जिसने तबाही की कगार पर खड़ा कर दिया लेबनान को। तो शायद उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा इस वक्त उठाने का मौका इजराइल को मिल रहा है। और लगभग यही स्थिति हमास की है, जो फिलिस्तीनी अधिकार वाली जो राज्य तो पूरा नहीं है वो संप्रभु राज्य, मगर जितनी भी स्वायत्ता उसे कमोबेश मिली है वहाँ से यह आतंकवादी इस्लामी संगठन निशाना बनाता रहा है इजराइल को। तो इस समय हमास भी कमज़ोर है और हिजबुल्लाह भी कमज़ोर है। तो इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए शायद इस समझौते को सार्वजनिक करने का साहस या दुस्साहस, आप जो भी कहिए, वो इजराइल ने किया है। इसका एक और पक्ष है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में तुर्की ने ये तेवर दिखाए हैं कि वह विस्तारवादी है, आक्रामक है, उसके पास सैनिक शक्ति है, उसके पास संपदा है, वो एक उस सांस्कृतिक विरासत का अपने को उत्तराधिकारी मानती है जो पूरे इस्लामी संसार का नेतृत्व कभी करता था। तो इस कारण भी कुछ आशंका सऊदी अरब,
खाड़ी देशों को है। क्योंकि इसका कारण ये है कि जो पुरानी कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक माद में दो शेर नहीं रह सकते। तो अगर इस्लामी जगत का, सुन्नी जगत का नेतृत्व करना है तो उसमें ईरान को अगर आप दरकिनार कर बाहर भी कर दें तो क्या सऊदी अरब, जिसकी साझेदारी हो सकती है अमीरात के खाड़ी देशों के साथ, क्या किसी तरह का कोई समीकरण तुर्की के साथ बिठा सकती है? क्योंकि तुर्की भी जिस तरह का आचरण कर रही है वो उत्तर पूर्वी अफ्रीका से लेकर लीबिया से लेकर, जहां उसका सीधा सीधा मुकाबला रूस से है, और कहीं ना कहीं यही संकट है जब वो साइप्रस को चुनौती दे रहा है, ग्रीस को चुनौती दे रहा है कि समुद्र तल के नीचे जो तेल संपदा है, जो गैस संपदा है, उस पर उसका अधिकार है। इसका विस्तार से वर्णन हम जब तुर्की के आक्रामक विदेश नीति और उसके आचरण का करेंगे, अन्य प्रकरण में करेंगे। मगर इस कारण भी तुर्की में जो इस्लामीकरण सरकार का हुआ है, जो सैनिकरण सरकार का हुआ है, जो तानाशाही एर्दोगान की है, चली आ रही है कई वर्षों से, उसको देखते हुए आशंकित सऊदी अरब भी है और ये सारे देश भी हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चिंता ईरान की थी, कुछ चिंता तुर्की की थी और कुछ चिंता चीन की थी, और ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। सऊदी अरब हो या अमीरात के देश हों, इनका प्रयास ये है कि यह अपने को उस दिन के लिए तैयार कर सकें जब तेल संपदा चुक जाएगी, इनके पास कोई वैकल्पिक साधन होने चाहिए। तो इसी सिलसिले में ये सारा सहकार, जो व्यापक सहकार है, वो इजराइल के साथ इनको फ़ायदेमंद नज़र आता है। अब सोचने की बात यह है कि भारत पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। अब भारत में न केवल बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं जो मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों की रक्षा करने वाले सऊदी अरब के प्रति आकर्षित स्वाभाविक रूप से होते हैं, मगर कहीं न कहीं इसका एक पक्ष पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों से भी जुड़ता है। इस समय पाकिस्तान के संबंध सऊदी अरब के साथ खासा तनावग्रस्त हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $3 अरब का ऋण तत्काल वापस लौटाने का आदेश दिया है। उनको ये भी कहा है कि जो $3.5 अरब की सहायता वो देने वाले थे उस सौदे को वो खारिज कर रहे हैं। और सऊदी अरब की नाराज़गी का एक कारण है कि इमरान खान कभी कभी ऐसे बयान दे देते हैं जो सऊदी स्वाभिमान को बहुत आहत करते हैं। जैसे अभी हाल में उन्होंने एक बात कही कि यदि सऊदी अरब हमारा साथ जम्मू कश्मीर के मामले में नहीं देते हैं, यदि वो उस प्रकरण को मुसलमान राज्यों के संगठन में नहीं उठाते हैं, संयुक्त राष्ट्र में हमारा समर्थन नहीं करते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम मुस्लिम राज्यों का एक दूसरा संगठन बनाने की कोशिश करें। तो ये बात सऊदी अरब को बिल्कुल नागवार गुजरी है। वो उसे पाकिस्तान की धौंस धमकी बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान उनकी सहायता की बैसाखी पर टिका हुआ है। अमेरिका के बाद उन्हीं का नंबर है जो पाकिस्तान को दिवालियेपन की कगार से और असफलता से बचाता रहा है। तो आज शायद भारत के लिए ये संभावना और ये सुअवसर है कि बिना तनाव बढ़ाए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंधों में जो तनाव है उसका लाभ उठाते हुए, कभी हम फिलिस्तीनियों के भी मित्र थे, हमारे संबंध खाड़ी देशों से बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरब से बहुत अच्छे हैं, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं इनके साथ हमारे संबंधों में आर्थिक और सामरिक काफ़ी निकटता आई है। तो हमको अपने अहित में यह समझौता नहीं दिखना चाहिए। इजरायलियों के साथ हमारी सामरिक रिश्तेदारी बहुत अच्छी है, अमेरिकियों के साथ तो है ही, और चीन के साथ हमारा बैर दीर्घकाल तक चलने वाला है। मलेशिया के साथ स्थिति सामान्य होते बहुत देर लगेगी। हाँ, इंडोनेशिया दूसरा किस्सा है, मगर वो सीधे सीधे से नहीं जुड़ा है। दुनिया का ध्यान चीन के आक्रामक विस्तारवाद पर इतना केंद्रित रहा है कि किसी दूसरे आक्रामक विस्तारवाद के बारे में सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं रही है। हमारी समझ में इससे कम विस्फोटक तुर्की का आक्रामक विस्तारवाद नहीं है, जो मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, जो इस्लामी कट्टरता तक सीमित नहीं है, और यूरोप और रूस के सामरिक हितों के साथ भी अमेरिका के सामरिक हितों के साथ साथ जुड़ा हुआ है और सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तनावग्रस्त कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरणों को बदलने की चेष्टा कर रहा है। तुर्की के एर्दोगान ने इस बारे में कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि वो अपने देश को एक निर्णायक भूमिका इस क्षेत्र में राजनीति दिलाना चाहते हैं, और कहीं न कहीं जो मुस्लिम राज्य हैं उनको अपने प्रभाव क्षेत्र के भीतर लाना चाहते हैं। एक और वो सक्रिय हैं लीबिया में, जहां उन्हें कोई हिचक नहीं रूस के साथ मुठभेड़ करने में, और वो दूसरी ओर पूर्वी भूमध्य सागर में हाल में ये दावा पेश करने लगे हैं कि यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है उस पर प्राथमिक अधिकार उनका है। और ये बहस शुरू हुई है गैस के उस विपुल भंडार को लेकर जो यहाँ स्थित है।
अभी करीब 2 वर्ष पहले एक इटालियन कंपनी ने खोजकर यह पता लगाया था कि साइप्रस और ग्रीस के निकटवर्ती समुद्र तल में प्राकृतिक गैस का एक इतना बड़ा भंडार है जो अगर निकाला जा सके वहाँ से तो वो 10 वर्ष तक अमेरिका की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और ये सब जानते हैं कि अमेरिका की ऊर्जा ज़रूरतें छोड़ी नहीं है, काफ़ी बड़ी और व्यापक हैं। अब इतने बड़े गैस के भंडार पर यदि एक छोटा सा देश साइप्रस बैठा है तो ये उम्मीद करना बड़ा कठिन है कि उसे इसका उपभोग करने दिया जाएगा। पास पड़ोस का कोई शक्तिशाली पड़ोसी या दूर दराज का देश इस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। ये कोशिश आज तुर्की कर रहा है। दुर्भाग्य ये है कि जब हम समुद्र तल के नीचे की प्राकृतिक संपदा की बात करते हैं, वो तेल हो, खनिज हो या प्राकृतिक गैस हो, तो उसके बारे में 2 अवधारणाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून में परंपरा में स्वीकृत हैं। उसको कहते हैं, एक तो कहलाती है टेरिटोरियल वाटर्स कि 12 नाविक मील नापे जाते हैं किसी देश के भूमि से, स्थल से, और वो उसका संप्रभु जल क्षेत्र होता है। इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की कल्पना है जो खास आर्थिक अधिकार देता है उस देश को, जो नापे जाते हैं 200 नाविक मीलों तक। अब झगड़ा यहाँ से शुरू होता है, ये पैमाइश कहाँ से शुरू होती है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज है, उसके अनुसार यदि कोई द्वीप है तो उसकी सीमा से भी संप्रभु राष्ट्र इस अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को माप सकता है, टेरिटोरियल वाटर को माप सकता है। और यही रणनीति इस कन्वेंशन को न मानने के बावजूद चीन अपनाता रहा है हथियाने के लिए इस क्षेत्र को दक्षिणी चीनी सागर में, जहां उसने कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया है और वहां से बस्तियां बसाकर पैमाइश करता है, मगर अन्यथा वो उसको स्वीकार नहीं करता। मगर यहाँ गुत्थी थोड़ी और उलझी हुई है। यहाँ एक पक्ष कॉन्टिनेंटल शेल्फ का है। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की अवधारणा है वो कुछ भूगोल में इस तरह की है कि प्राकृतिक संरचना जो ज़मीन की होती है, जितना भूभाग आपको किसी देश का समुद्र की सतह से ऊपर नज़र आता है, यदि समुद्र उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसका तटवर्ती इलाका है, तो तटवर्ती ज़मीन एकाएक समुद्र के तल तक नहीं पहुँचती। वो ज़मीन का हिस्सा धीरे धीरे ढलान का रूप लेते हुए कई मील आगे तक जाता है और फिर सीधे गहरी खाई में गिरता है। आज तुर्की का हट ये है कि वो भी चीन की तरह उस समझौते को नहीं मानता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को नकारता है। उसका कहना है कि साइप्रस को कोई अधिकार नहीं है ईस्टर्न एक्सक्लूसिव जोन की बात करने का या टेरिटोरियल वाटर्स का, उसे सिर्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ से अपने इस जगह की पैमाइश करनी चाहिए। अब दिक्कत ये है कि तुर्की का जो पड़ोस है वो साइप्रस के लिए जानलेवा है। साइप्रस गृह युद्ध के बाद विभाजित हो गया था। उत्तरी साइप्रस का इलाका मुसलमान आबादी का है, दक्षिणी साइप्रस का इलाका जो मान्यता प्राप्त है यूरोप में और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में वो ईसाइयों का है, और इनके साथ जो जुड़ा हुआ ग्रीस का इलाका है, इन दोनों के यदि कॉन्टिनेंटल शेल्फ से हम नापना शुरू करें तो कहीं ना कहीं उनकी टक्कर, उनकी मुठभेड़ समुद्र तल के नीचे ही तुर्की के कॉन्टिनेंटल शेल्फ से होगी। और विडंबना ये है कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसका एक छोर जो दूसरे पश्चिमी भूमध्य सागर तक पहुंचता है, वहाँ से अगर लीबिया उसकी पैमाइश करे तो वहाँ इस तरह के छोटे द्वीप, इस तरह के पड़ोसी नहीं हैं, तो वो दोनों आपस में बहुत एक दूसरे के समीप, तुर्की का कॉन्टिनेंटल शेल्फ पश्चिमी भूमध्य सागर वाला, और यहाँ से यदि उसका ये दावा मान लिया जाए तो पूर्वी भूमध्य सागर वाला, उसको एक पट्टी दे रहे हैं जिसमें होकर यदि उसके पास कभी सामर्थ्य हुई, उसने सागर तल के नीचे कोई पाइपलाइन बिछा ली, तो ये गैस वो अपने आप यहाँ से लीबिया तक पहुँचा सकेगा। उसने इस तरह का एक सौदा भी कर लिया है। सौदा इस तरह का एक ग्रीस ने और साइप्रस ने भी किया था कि वो इस गैस को मिस्र तक पहुँचाएंगे, मगर तुर्की का कहना है कि वो तो इस संपत्ति को बेच ही नहीं सकता, इस पर उसका कोई अधिकार ही नहीं है। अब जो समस्या का सबसे पेचीदा पहलू है वो ये है कि इस प्राकृतिक गैस के साथ जो ऊर्जा सुरक्षा है वो पश्चिमी यूरोप की जुड़ी हुई है, और आज तक उसकी आपूर्ति रूस अपनी गैस से जो साइबेरिया से आता है उसके ज़रिए करता रहा है। मगर जाहिर है कि पश्चिमी यूरोप के देश इस बात के लिए एक विकल्प को तलाश कर रहे थे कि उनकी निर्भरता पुतिन के रूस पर क्रमशः घटे इसके लिए, और ये उनको बड़ा अच्छा मौका लग रहा था कि यदि साइप्रस और ग्रीस एक अपनी पाइपलाइन का निर्माण कर सके तो ये तेल उनकी ऊर्जा सुरक्षा को निरापद कर देगा। अब इसका एक पहलू और है। मध्य पूर्व के ऐसे राज्य हैं जिनकी संपत्ति और जिनकी समृद्धि और जिनकी शक्ति जुड़ी है फॉसिल फ्यूल्स के साथ, तेल के साथ, गैस के साथ। सऊदी अरब हो, ओमान मुस्काट हो, या अमीरात के देशों, या बहरीन हो, या कुवैत हो, उन सब के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि कौन उनका प्रतिद्वंदी गैस के बाज़ार में आएगा और ग्राहकों को जुटाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो गैस की राजनीति है, जो
फॉसिल फ्यूल्स की राजनीति है, उसके साथ जब एक बहुत ही सन्निपात एक सांप्रदायिक तनाव का होता है कि जहाँ कट्टरपंथी असहिष्णु तुर्की है, तानाशाही मिजाज वाला है, जो अपने पुराने सैनिक सदी मित्रों को नकारता चला जा रहा है। कभी उसकी इच्छा थी यूरोपीय समुदाय का सदस्य बनने की, मगर मानवाधिकारों के हनन के आरोप में उसको बाहर रखा गया था। मगर आज ये स्पष्ट हो चुका है कि वो न तो मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की चिंता करता है, न उन युद्ध अपराधों के या मानवता के विरुद्ध अपराधों के अल्पसंख्यक कुर्दों के प्रति अपने राज्य में कर रही है उत्तरी प्रदेश में, न उन पड़ोसी देशों की संप्रभु क्षेत्राधिकार के उल्लंघन का, जिनमें इराक है, जिनमें सीरिया है। और इन दोनों ही देशों की सरकारें आज इस स्थिति में नहीं हैं कि वो जब कुर्दों का पीछा करने के चक्कर में तुर्की की सेनाएं उनकी सीमा का अतिक्रमण करती हैं तो उसका मुकाबला वो कर सकें। तो कहीं ना कहीं उन्हें झक मारकर इसे स्वीकार करना पड़ता है। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सारे इलाके के जितने मुसलमान राज्य हैं या रूस जैसे राज्य भी जो हैं, जो साम्यवादी रुझान के हैं, अपना प्राथमिक शत्रु उस नई खिलाफत के जो जिसकी स्थापना बगदादी ने की थी उसको मानते हैं। तो ISIS दशेश या ISIL के साथ संघर्ष में लोगों ने अपनी पुरानी शत्रुता को भुला दिया था और तुर्की के आक्रामक विस्तार की ओर की भी थोड़ी बहुत अनदेखी उनके कारण हुई है। मगर इसको अब बिल्कुल स्वीकार करने को फ्रांस तैयार नहीं है। फ्रांस को भले ही थोड़ा पीछे हटना पड़ा था नौसैनिक शक्ति प्रदर्शन के सामने तुर्की की लीबिया में, पर आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ये घोषणा कर चुके हैं कि पूर्वी भूमध्य सागर में वो अपनी नौसैनिक तैनाती बढ़ा रहे हैं। वो तुर्की की हर पहल का जवाब बराबर के शक्ति प्रदर्शन से करेंगे। और यदि वो ऐसा करते हैं और उनके समर्थन में कुछ अमेरिकी नौसैनिक पोत जो हाई सीज में आते हैं, तो कहीं ना कहीं तुर्की को इस मुठभेड़ को विस्फोटक होने से बचाने के लिए या तो संयम करना पड़ेगा, और या वह जानबूझकर ये जुआ खेल रहा है कि पलक अगला आदमी प्रतिस्पर्धी झपकाएगा और वो इसको किसी बड़ी लड़ाई का रूप नहीं होने देगा। इस मामले में भारत के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। तुर्की के साथ हमारे पारंपरिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध अच्छे रहे हैं, पर जब से वहाँ इस्लामी असहिष्णुता का दौर आया है तो मुझे लगता है कि कोई ख़ास चिंता तुर्की को भारत की नहीं है, भारत को तुर्की की नहीं है। और तुर्की की भू राजनीतिक स्थिति भले ही रूस के संदर्भ में, यूरोप के संदर्भ में, अफ्रीकी महाद्वीप के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो, मगर कहीं न कहीं इस तुर्की के इस्लामीकरण के कारण ही जो सीरिया इराक में हारने के बाद दशेश और ISIS के लोग अफ्रीका में पहुंचे थे, उन्हें ये लगता है कि तुर्की का समर्थन प्रत्यक्ष या परोक्ष उन्हें प्राप्त है। लीबिया में तो साफ साफ ये कहा जा रहा है, और अफ्रीका में अन्यत्र भी जो छिटपुट गिरोह जिहादी हैं वो सब कहीं ना कहीं अलकायदा से और ISIS से बिखरे हुए लोग हैं और तुर्की से कहीं ना कहीं वो समर्थन प्राप्त करते रहे हैं। तो ये एक चिंताजनक घटनाक्रम है। हाल के दिनों में हमारा ध्यान लगातार केंद्रित रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनावों में, और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले महीनों में भी, नवंबर तक और शायद उसके बाद भी जो हमको आसार नज़र आ रहे हैं, हम सोचते रहेंगे, विचारते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का। सबसे पहली घटना जो पिछले सप्ताह समाचार के रूप में आई वो एक कौतूहल का अंत था। अब तक एक लगातार कौतूहल चला आ रहा था कि राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन अपना साथी किसको चुनेंगे, और उन्होंने अंततः ये घोषणा कर दी कि भारतीय मूल की, अंशतः भारतीय मूल की एक सेनेटर कमला हैरिस को वो अपना साथी चुनेंगे। अब इसको लेकर एक उल्लास की लहर दौड़ गई है भारतवर्ष में। जैसा कि हमारी आदत है, कोई भी भारतवंशी वो आंशिक रूप से भारतीय हो या किसी भी तरह से भारत से जुड़ा हो, हमें लगता है कि उसकी उपलब्धियां हमारी अपनी उपलब्धियां हैं। ये तब भी होता है जब कल्पना चावला जाती हैं अंतरिक्ष में, ये तब भी होता है जब किसी भारतीय मूल के उस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिलता है जो 4-5 दशक से प्रोफेसर चंद्रशेखरन की तरह अमेरिका में रह रहा हो। यही बात कभी हरबीर गोविंद खुराना को लेकर कही जाती थी। जब कोई बड़ा भारतीय प्रबंधक किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी का कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा बन जाता है, वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या मास्टर कार्ड हो, तो या पेप्सी कंपनी हो, इंदिरा नूई हो, बंगा साहब हो, सत्य नडेला हो, सुंदर पिचई हो, तो हमें लगता है कि उपलब्धि भारतीयों की उपलब्धि है। अब यहाँ हमें लगता है कि थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है कि राजनीति में और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में पहले फ़र्क करने की ज़रूरत है। यदि कोई प्रतिभाशाली भारतीय छात्र है जो भारत से अपनी पढ़ाई IIT से, IIM से पूरी कर या AIMS से पूरी कर अमेरिका जाता है और अपनी प्रतिभा और भारत की शिक्षा के बलबूते पर नासा में या कहीं अपना स्थान बनाता है, ज़मीनी सतह से काम कर ऊपर तक उठता
है तो निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ श्रेय भारत के शैक्षिक संस्थान ले सकते हैं। जिस तरह जो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता इस वर्ष के हैं, वो अगर JNU में पढ़े हैं, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े हैं, तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके सोच में क्या योगदान भारतीय शिक्षा संस्थानों का रहा है। मगर कमला हैरिस के बारे में कहना असंभव है। उनके पिता जमैका के मूल के अर्थशास्त्री थे, उनकी माँ तमिल कैंसर शोधकर्ता थी, मगर वो दोनों अमेरिका में जाकर बस गए थे। इनका जन्म अमेरिका में ही हुआ, इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से अमेरिका में हुई। वो भारतीय कम और खाँटी अमेरिकी ज़्यादा हैं। और जब उनके माता पिता का विवाह विच्छेद हो गया तो कमला हैरिस की माता ने तय किया कि वो अपनी लड़की की परवरिश एक अश्वेत अमेरिकी महिला के रूप में ही करेंगी। और ये बड़ा समझदारी का काम था, क्योंकि उनको अपनी लड़की की प्रतिभा पर भी भरोसा था और अमेरिका में जो अवसर की समानता के मौके मिलते हैं, शायद उसका भी एहसास उनको अपने अनुभव से था। और माता पिता दोनों एक श्रेष्ठ वर्ग के सदस्य थे, तो जो एक न एक तरह से इनके पक्ष में नहीं जाता। तो जो भारतीय वंश के वहाँ भारतवंशी अमेरिका में हैं, उनकी कुल तादाद आबादी का 5% है, और जो अश्वेत अफ्रो अमेरिकन हैं उनकी आबादी 19-20% के आसपास पहुँचती है। तो यदि कमला हैरिस की माता ने तय किया कि उनकी लड़की अपनी पहचान बनाएगी एक अमेरिकी अश्वेत महिला के रूप में, तो उसे ये समर्थन आसानी से हासिल हो सकेगा। वो सिर्फ भारतवंशी नहीं रहेगी, बल्कि वो अश्वेत अमेरिकी महिला रहेगी। और उनकी शिक्षा दीक्षा की परिणति जो हुई वो एक अश्वेत विश्वविद्यालय में हुई। और जब से उन्होंने चुनाव लड़ा है, उन्होंने अपनी जो छवि बनाई है वो एक जुझारू राजनीतिक कार्यकर्ता की है, जो कट्टर संरक्षण प्रदान करती हैं अमेरिकी राष्ट्रहित को। जब वो कैलिफोर्निया में अटॉर्नी थी, पहले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थी, फिर अटॉर्नी जनरल हुई, तो उन्होंने हमेशा अपराध पर काबू पाने के लिए सख्त रवैया अपनाया। और यदि यही उनकी आलोचना का एक कारण आज समझा जाता है, जब ब्लैक लाइफ मैटर्स वाले मूवमेंट में पुलिस को ये पूरा अश्वेत समुदाय अपना शत्रु मानता है, गोरे लोगों की सर्वोच्च श्रेष्ठता को प्रमाणित करने की मान्यता देने वाली, तानाशाही को बढ़ावा देने वाला मानता है, पुलिस को उत्पीड़क और मानवाधिकारों का हनन करने वाला मानता है, तो उस कार्यकाल का जो उनका अनुभव है वो शायद कुछ लोगों को यहाँ उनसे अलग कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो उतनी वामपंथी नहीं है कि जो बाइडेन के डेमोक्रेटिक पार्टी के वो आलोचक हैं जो कहते हैं कि उनको शायद इतना मध्यमार्गी नहीं होना चाहिए। तो वो कमी ये पूरी ज़रूर करती हैं, मगर बाइडेन की जो उम्र है, उनका जो ऊर्जा का भाव है, उसको ये बखूबी पूरा करती हैं। तेजस्वी हैं, मुखर हैं, जुझारू हैं और महत्वाकांक्षी हैं। और इस बार ये कहा जा रहा है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा तो शायद अगले चुनाव में वही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, क्योंकि बाइडेन ये कमोबेश जाहिर कर चुके हैं कि वो पुनर्निर्वाचन के लिए अपने को उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करेंगे। तो ये तो रही कमला हैरिस वाली बात। मुझे लगता है कि हमको थोड़ा संयम बरतना चाहिए। हम उन्हें मुबारकबाद दें, उनके परिवार वालों को मुबारकबाद दें जो अभी तक भारत में रहते हैं, मगर इससे ज़्यादा ये उम्मीद करना कि उनके निर्वाचन से भारतीय राष्ट्रहित कहीं सधेंगे, बहुत ही नादानी और बचपना है। क्योंकि हमारा अतीत का अनुभव दिखाता है कि रिपब्लिकन पार्टी के प्रशासन में भारतीयों का हित साधन अधिक हुआ है। यदि आप तुलना करें बुश और रेगन के कार्यकाल से ओबामा की, और ओबामा के कार्यकाल से तुलना करें ट्रंप की, तो तमाम अपने बड़बोलेपन के बावजूद, अपनी अप्रत्याशित कलाबाजी के बावजूद ट्रंप भारत के अधिक भरोसेमंद मित्र साबित हुए हैं। भले इसमें बीच बीच में कभी तनाव आते रहे, कभी निराशा भारत को हुई है। जो दूसरी सूचना थी वो ज़्यादा चिंताजनक है। वो है डाक के जरिए मतदान से राष्ट्रपति चुनाव के अमेरिका में प्रभावित होने की। अमेरिका की चुनावी प्रणाली बड़ी विचित्र है। विचित्र, खैर हर एक की प्रणाली बाहर वाले को विचित्र लगती है, मगर वहाँ दो तरह से मतदान होता है कि जनता का मतदान होता है, पॉपुलर वोट जिसे कहते हैं, और एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो निर्वाचक मंडल होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदवार लोकप्रिय मतदान में तो बढ़त हासिल कर लेता है, बहुमत हासिल कर लेता है, पर यदि वो निर्वाचक मंडल मतदान में बहुमत हासिल नहीं कर सकता तो चुनाव नहीं जीतता है। एल गोर के समय में ऐसा ही हुआ और हिलरी क्लिंटन के समय में ऐसा ही हुआ। तो आज ट्रंप काफ़ी समय से ये शक फैलाने की कोशिश करते रहे हैं कि चुनावी मतदान में सीधा प्रत्यक्ष मतदान होना चाहिए, और कोविड के कारण अमेरिकी मतदाता प्रत्यक्ष मतदान के लिए कितना आएंगे ये कहना बड़ा कठिन है। और उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म होंगे, जो मास्क लगेंगे, आप घर से अपनी पेन लेके आएंगे या क्या करेंगे और क्या करेंगे, ये बातें अलग हैं। वैसे भी अमेरिकी मतदाता, लगभग ये माना जाता है कि 40% मतदान डाक के जरिए करता था। वो स्थानीय निकायों के मत हों, वो राज्य के निर्वाचन हों, या जिन्हें प्राइमरीज अमेरिका में कहते हैं उनके लिए मतदान हो, या निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन हो, या फिर राष्ट्रपति का ही चुनाव क्यों न हो। तो
आज ये लगने लगा था कि यदि इससे बड़ी संख्या में 40% से अधिक बड़ी संख्या में मतदान डाक के जरिए होगा तो जो उस राज्य की अमेरिका की डाक प्रणाली है वो बैठ जाएगी इसके बोझ के जरिए। और ट्रंप का कहना था ये एक साजिश है उनके विरोधियों की, जो उग्र वामपंथी हैं, आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, अराजक तत्व हैं, जिनको वो बदनाम करते रहते हैं तमाम विभूषणों से। और ये सारे डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं, जो लोग कानून और व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, जो अमेरिका के सांस्कृतिक मूल्यों को, संविधान के प्रावधानों को चुनौती देते रहे हैं, कानून के राज का तिरस्कार करते हैं। वो सब ये चाहते हैं कि मतदान डाक से हो और उसमें फिर एक बड़ा घपला किया जा सके। अब ये घपला कैसे किया जा सकता है ये तो ट्रंप ही जाने, मगर अब तक ट्रंप ये बात कटाक्ष में, व्यंग में, इशारों से, कनखियों से कह रहे थे, स्पष्ट कुछ नहीं कह रहे थे। हाँ, इतना वो जरूर कह रहे थे कि यदि डाक से मतदान होगा तो मत गणना बड़ी कठिन हो जाएगी और मतदान के बाद भी कई दिन तक ये तय नहीं किया जा सकेगा कि किस उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं। तो हो सकता है कि हम जनवरी में पहुंच जाएं जब उद्घाटन होता है नए राष्ट्रपति का, और तब तक ये तय न हो कि चुनाव जीता कौन था और हारा कौन था, और एक अनिश्चय की स्थिति होगी जो अमेरिका के सामरिक हितों में, आर्थिक हितों में बिल्कुल उनके पक्ष में जाएगी। मगर हाल में जो उन्होंने एक स्पष्ट बात अब कही है पिछले दिनों में, वो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि $5 अरब की जो धनराशि वो अमेरिका की डाक प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए, कार्यकुशल बनाने के लिए देने वाले दे रहे थे, वो अब नहीं देने जा रहे हैं। तो वैसे भी बेचारी जो डाक व्यवस्था थी, यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस, वो काफ़ी दबाव में थी कोविड के कारण, और वो घोषणा कर चुकी थी कि हम जो लोगों के घरों के आगे लेटर बॉक्स होते हैं जहां मतदान पत्र एक समय सीमा के भीतर पहुंचने होते हैं, वहां से वापस जाने होते हैं गणना केंद्र तक, वो पहुंचाने के पहले शायद उसे ये लेटर बॉक्स हटाने पड़ेंगे। मगर अब उन्होंने कम से कम ये आश्वासन दिया है कि राष्ट्रपति के चुनाव तक वो ऐसा नहीं करेंगे। मगर कैसे वो उसको कर पाएंगे यदि राष्ट्रपति उनके बजट में कटौती करेंगे? और इस विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो एक बहुत ही विश्वासपात्र पुराने मित्र ट्रंप के हैं, तो उनके इसका सबसे बड़ा अधिकारी होने के बाद ये शक और पुख्ता होता है कि ट्रंप ये न कई प्रकार अपने पद में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें लग रहा है कि बाइडेन के मुकाबले उनकी लोकप्रियता घट रही है, कमला हैरिस के आने के साथ उनके खिलाफ तराजू का पलड़ा और दूसरी तरफ झुक रहा है। तो वो उनके जो विपक्षी कहते हैं वो संवैधानिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, हर तरह से व्हाइट हाउस में बने रहने की कोशिश करेंगे। और यदि यह पूरा विषय न्यायपालिका के पास जाता है तो वहाँ की जो संघीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें अधिकांश जो जजों का बहुमत है वो ट्रंप की नियुक्त कराए हुए हैं। तो ये कहना कठिन है कि उनका निर्णय किस ओर जाएगा। और सभी के लिए ये बड़ा चिंता का विषय है कि अमेरिका का गणराज्य का रूप, अमेरिका का जनतंत्र जो अपने चेक्स और बैलेंसेस पर बड़ा नाज करता था, वो कितने दिन तक टिका रहेगा और क्या होगा। इस बार चिंता का एक विषय यह भी है कि विदेशी ताकतें हस्तक्षेप कर रही हैं पर्दे के पीछे से राष्ट्रपति के चुनाव पर। रूस पर यह आक्षेप लगाया गया है कि वह अभी भी ट्रंप के पक्ष में काम कर रहा है ताकि ट्रंप उसके अंगूठे के तले बचे रहें। भले ट्रंप इसको नकार चुके हैं, पुतिन इस आक्षेप को नकार चुके हैं, पर जो जितने समाचार सूचनाएं सामने आई हैं उनको देखते हुए शक पुख्ता होता है। और इसके विपरीत चीन है जिसकी इच्छा ये रहेगी कि वो भी साइबर हमले करता रहा है अपने विपक्षी, अपने बैरी देशों के प्रति, और उसकी भी एक जो गोपनीय हरकतें होती हैं उन पर नज़र रखना बड़ा कठिन होता है। कुछ भाषाई कारणों से कुछ उन पर उसके ऊपर भी खुफियागिरी के आरोप लगाए गए हैं। जब उसका वाणिज्य दूतावास बंद किया गया था ह्यूस्टन टेक्सास में, वो भौतिक संपत्ति की चोरी भी बड़ी कुशलता से करता है। हवाई के ज़रिए वो क्या करता है ये भी कहना कठिन है। तो कुल मिलाकर ये कहना कठिन है कि चीन वाले तो ये चाहेंगे कि ट्रंप चले जाएं और जो वाणिज्य युद्ध चीन के खिलाफ चल रहा है उसमें कुछ नरमी आए, मगर किस हद तक ये दोनों देश सफल हो सकते हैं अपने मंसूबों में अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना मनपसंद उम्मीदवार जिताने में, अंत में ये फैसला अमेरिका का मतदाता करेगा। मगर क्या अमेरिका का मतदाता इस बार निर्भय, निष्पक्ष चुनाव में हिस्सा लेने में समर्थ होगा, ये सोचने की चिंता का विषय बना है ट्रंप की इस घोषणा के बाद। पिछले सप्ताह रूस की परिधि पर कई ऐसी घटनाएं घटी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों को, शक्ति समीकरणों को निश्चित रूप से बदलेंगी। इनमें से सबसे पहला संकट जो था वह बेलारूस से जुड़ा है। बेलारूस एक छोटा सा देश है, छोटी आबादी है, बिल्कुल संलग्न है रूस के साथ, और वहाँ 26 वर्ष से एक तानाशाह लुकाशेंको शासन कर रहे थे। विवाद तब शुरू हुआ जब लुकाशेंको ने इस बार घोषणा की कि वो चुनाव में 80% मतों से जीत गए हैं और किसी को उनके इस चुनावी नतीजे की घोषणा पर
यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इस बार उनके विरोध में उनके प्रतिपक्षी जितनी बड़ी संख्या में उतरे थे सड़कों पर, आंदोलनकारी जितने सक्रिय थे, और जिस तरह का जन समर्थन प्राप्त हो रहा था स्वेतलाना को, जो जिनके पति गिरफ्तार कर लिए गए थे, जो मूलतः लुकाशेंको के प्रतिद्वंदी थे, एक राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार थे, मगर इस महिला ने बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के जरिए पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया था। और लोगों को लग रहा था कि यदि इस बार चुनाव निर्भय और निष्पक्ष होंगे तो निश्चित रूप से लुकाशेंको अपदस्थ हो जाएंगे। लुकाशेंको को स्वयं इस बात की आशंका थी, तो उन्होंने बार बार ये दुहाई दी थी कि कोई विदेशी ताकतें उन्हें अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। कभी वह इशारा करते थे पश्चिम की साजिश के प्रति, जो उनको लगता था जो रंगीन क्रांतियां जो कहलाती हैं, जिसके जरिए जनतंत्र को लाने की कोशिश पश्चिमी जगत करता रहा है पूर्वी यूरोपीय देशों में, जो कभी उपग्रह रहे थे सोवियत संघ के और उसके विघटन के बाद रूस से अलग हो गए थे। जॉर्जिया में जिस तरह की घटनाएं देखने को मिली, जिस तरह की घटनाएं यूक्रेन में देखने को मिली थी, उनका जिक्र वो बार बार करते थे। पर इसके साथ साथ ही वो एक उंगली उठाकर इशारा कर रहे थे पुतिन के रूस की ओर भी, जो उनका पारंपरिक मित्र है, उनका साझीदार है, उनका समर्थक रहा है, कि रूस भी हस्तक्षेप कर सकता है उनके चुनावों में। अब ये बातें परस्पर विरोधी थीं, मगर इनसे संकेत यही मिल रहा था कि लुकाशेंको अपनी स्थिति के बारे में निरापद नहीं थे। मगर अंततः चुनाव निर्भय और निरपेक्ष नहीं हुए। उसमें यदि ये भी होता कि उनकी विजय उस तरह की होती जिस तरह की पोलैंड के चुनाव में हुई थी, कांटे की टक्कर थी, तो लोगों को लगता कि हाँ, चुनाव कम से कम निर्भय निष्पक्ष हुए हैं, मगर देश का मतदाता बटा हुआ है। मगर ये एक तरफा चुनावी जीत जो उन्होंने अपनी घोषित की, और इसके साथ ही दूसरी दुखद घटना ये थी कि उन्होंने अपने प्रतिपक्षियों का बर्बर दमन शुरू किया जैसे ही वो चुनावी नतीजों के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन के लिए आए। प्रदर्शनकारी शांतिप्रिय थे, निहत्थे थे, मगर पुलिस ने उनके साथ काफ़ी बर्बर अत्याचार किया। एक व्यक्ति की जान चली गई जब उसका सर फोड़ दिया गया। कई लोगों को घसीटकर बड़े निर्मम तरीके से जेल की गाड़ियों में भरा गया, और वहाँ इस बात की चिंता किए बगैर कि कोरोना वायरस का कितना संकट है, उन्हें भेड़ों की तरह एक ही बाड़े में डाल दिया गया। और बार बार ये चेतावनी देते रहे लुकाशेंको कि वो किसी भी हालत में अपने देश को अस्थिर नहीं होने देंगे। मगर ये आंदोलन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्वेतलाना भले ही देश छोड़कर अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की प्राणों की हिफाजत के लिए चली गई, मगर बाहर से वो संदेश देती रही कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहने चाहिए। और इसमें नेतृत्व किया बेलारूस की महिलाओं ने। स्वेतलाना से प्रेरणा लेकर बहुत सारी महिलाएं मिंस्क राजधानी की सड़कों पर उतर आईं। उनके हाथों में फूल थे, वो मुस्कुरा रही थी, और कई ऐसे दृश्य देखने को मिले जिन्होंने लोगों की आंखें नम कर दी। ये याद दिला रही थी उस केंट यूनिवर्सिटी प्रदर्शन की, जो वियतनाम युद्ध की चरमोत्कर्ष के दिनों में हो रहा था, और जो युवा विद्यार्थी थे जो शांति चाहते थे, वो हाथों में फूल लेकर आ रहे थे, और संगीनधारी जो सैनिक तैनात थे उनके विश्वविद्यालय परिसर में, उनकी बंदूक की नाल में ये फूल खोंस दे रहे थे। तो ये इसका तो समाधान कुछ दूसरी तरह से अमेरिका में हुआ, मगर यहाँ ये हुआ कि ये महिलाएं आईं और जो युवा सैनिक तैनात थे उनसे कहने लगी, आखिर तुम तो हमारे ही हो, हम ही बिरादर हैं, हम एक लोग हैं, तुम क्यों हमारा साथ नहीं दे रहे हो, आओ हमारे साथ आ जाओ। और पहले तो कुछ ऐसा लगा कि सख्ती है, मगर धीरे धीरे जो युवा सिपाही थे वो नरम पड़ने लगे। उन्होंने अपनी जो कवच वाली ढाल थी वो थोड़ा नीचे कर ली, जो उनके हेलमेट के साथ जुड़े हुए उनके बचाव के लिए नकाब सी होती है उसको ऊपर उठा लिया। उनके चेहरों की भी मुस्कान देखी जाने लगी, और जब महिलाओं ने उनकी ढाल पर, उनके हेलमेट पर फूल खोसने शुरू किए और उनको आलिंगनबद्ध किया, तो ऐसा लगा कि अब लुकाशेंको के लिए एक नया संकट यह भी शुरू होने वाला है कि वो यह मानकर नहीं चल सकते हैं कि जो सैनिक दस्ते, जो पुलिस अब तक उनके साथ वफादारी कर रही थी, वो उनके साथ लंबे अरसे तक बची रहेगी, क्योंकि कम से कम जो युवा सैनिक हैं उनके मन में भी कहीं न कहीं राजनीतिक परिवर्तन की ललक अपनी पीढ़ी के और लोगों की तरह दिखाई दे रही है। और जो दूसरा पक्ष उनके समर्थकों का, लुकाशेंको का था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग, उनके समर्थक, फैक्ट्रियों के कार्यकर्ता थे, उन्होंने हड़तालें करनी शुरू कर दी, और वो भी इन शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों के समर्थन में आ गए हैं। क्योंकि हुआ ये कि जब बर्बर अत्याचार आंदोलनकारियों के साथ हुआ, तो कई ऐसे लोग भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस गए जिन्होंने लुकाशेंको को वोट दिया था। उन्हें लगा कि आखिर उन्हें किस बात की सजा मिल रही है, उनको उस तानाशाह को वापस गद्दी में बिठाने की सजा मिल रही है जिसका समर्थन भी करते रहे थे। तो एक सीमित वर्ग को भले ही संतुष्ट रखने में लुकाशेंको अब तक संतुष्ट रहे हों, अब ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते हैं। उनकी सारी इन नीतियों
की निंदा विश्व भर में हो रही है। जो मानवाधिकारों से संबंध संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, उसका आयुक्त है, उसने इनकी निंदा की है। यूरोपियन समुदाय ने ये चेतावनी दी है कि अगर बेलारूस ने तत्काल संयम नहीं बरता तो उसके विरुद्ध फिर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उस पर निषेध लगाए जाएंगे। इस तरह के निषेध बेलारूस के खिलाफ 2016 तक पहले लगाए गए थे। मगर जब ये भरोसा हो रहा था कि अपनी सरकार को स्थिर बनाने के बाद शायद लुकाशेंको कुछ सहनशील बनेंगे, कुछ जनतांत्रिक रवैया अख्तियार करेंगे, तो अंशतः यह हथियारों को के निर्यात को छोड़कर यह प्रतिबंध हटा दिए गए थे। तो ये प्रतिबंध यदि दोबारा लागू होते हैं तो बेलारूस की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर इसका पड़ेगा। एक पक्ष और है कि बेलारूस काफ़ी हद तक निर्भर है रूसी सहायता पर ही। तो इस वक्त झक मारकर लुकाशेंको को ये भिक्षा मांगनी पड़ी है पुतिन से कि वो उनकी रक्षा करें। और पुतिन जो काफ़ी समय से इस मामले में सक्रिय थे कि बेलारूस फिर से रूस के साथ जुड़ जाए किसी न किसी प्रकार से, और वो अपने को दोनों देशों का राष्ट्रपति घोषित करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो उन्होंने इस वक्त पुतिन से फ़ोन पर बातें की हैं, पुतिन को अपने समर्थन का आश्वासन दिया है, और यह आश्वासन विश्व को भी दिलाया है कि वो इस संकट समाधान, शांतिपूर्ण समाधान कुछ दिनों में ढूंढ निकालेंगे। मगर एक और रोचक पक्ष यह है कि बाल्टिक के जो गणराज्य हैं, जो यूरोपीय समुदाय के सदस्य हैं, लात्विया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, उन सब ने मिलकर अनुरोध किया है पोलैंड के साथ साथ बेलारूस के अपने कभी पुराने साथी से कि वो दोबारा चुनाव कराएं और निष्पक्ष चुनाव करवाएं, और तभी उस देश का कल्याण हो सकता है। यूरोपीय समुदाय ने तो ये धमकी दी है कि वो उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा, मगर जो पूर्वी देश हैं, पूर्वी यूरोप के देश हैं, जो यूरोपीय समुदाय के सदस्य हैं, वो भी एक तरह से ये दबाव बना रहे हैं अब बेलारूस पर। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत समय तक लुकाशेंको अपना शासन बचाए रख सकेंगे। उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई है और निश्चित रूप से रूस का प्रभाव बेलारूस में बढ़ेगा। मगर जहाँ तक बेलारूस की जनता का सवाल है, उनके लिए ये आसमान से गिरे और खजूर पर अटके वाली स्थिति लगभग हो जाएगी, क्योंकि फिर उनकी जनतांत्रिक अभिलाषाएं, परिवर्तन की चाहत लगभग बदल जाएगी। क्योंकि रूस में पुतिन जिस तरह से एक दलीय शासन चला रहे हैं, जो एक दलीय शासन ही नहीं, एक व्यक्ति का शासन जिस तरह से लगभग 20 साल से वहाँ चल रहा है, उसको देखते हो और वो जानते हैं उनके अपने विरुद्ध भी उनकी लोकप्रियता थोड़ी थोड़ी घट रही है। और भले ही उनकी स्थिति उतनी अस्थिर नहीं है जितनी लुकाशेंको की, मगर उनके खिलाफ भी प्रदर्शन मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में और साइबेरिया तक में निरंतर देखने को मिलते रहे हैं। रूस के दूसरे सीमांत पर जो पूरब की ओर है, वहाँ भी एक रोचक घटनाक्रम देखने को मिला कि रूस के उप विदेश मंत्री ने मंगोलिया का दौरा किया और राजधानी उलान बटोर में एक बार फिर उस निमंत्रण को दोहराया कि मंगोलिया को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन जाना चाहिए। यह बात वो पहले भी कह चुके हैं, मगर मंगोलिया जो एक भूमिबद्ध लैंड लॉक्ड राज्य है, बड़े नज़ाकत के साथ एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। उसकी स्थिति चीन और रूस के बीच में है और दोनों कभी कभी प्रतिस्पर्धी होते हैं, कभी कभी वैमनस्य होता है। मगर शीत युद्ध के काल में और चीन सोवियत विग्रह के काल में भी मंगोलिया ने अपनी स्वायत्ता बनाए रखने की कोशिश की थी, और अमेरिकी प्रभाव थोड़ा बहुत वहाँ है। उसे लगता है कि अमेरिका जो है, या मध्य एशिया के और उसके पड़ोसी देश हैं और भारत तक, वो उसको स्वाधीन रखने में मदद कर सकते हैं। आबादी छोटी है, खानाबदोश है, समस्याएं बहुत विकट नहीं है, भूमि का विस्तार बहुत बड़ा है, मगर यही कारण उसे सामरिक दृष्टि से संवेदनशील बनाता है। चीन ने जो घोषणा की है कि वन बेल्ट वन रूट की, उसका एक पक्ष ये भी है कि आज उसके संबंध, चीन के संबंध रूस के साथ उतना संकटग्रस्त नहीं जितना उसूरी नदी के तट पर रक्त रंजित मुठभेड़ के बाद थे। एक तरह से वो दोनों एक बार फिर साथ हो रहे हैं, विश्व भले द्विध्रुवी हो या ना हो। और चीन ने ये घोषणा की है कि वो एक चीन मंगोलिया रूस गलियारा बनाना चाहता है, जिससे जो भूमिबद्ध देश है उसे सागर तक का मार्ग मिल जाएगा। ये ललचाने को काफ़ी है मंगोलिया को, मगर मंगोलिया को इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि इस गलियारे की क्या कीमत उसे अंततः चुकानी पड़ सकती है अपनी स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में। इस दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मंगोलिया के साथ हमारे रिश्ते इस कारण भी महत्वपूर्ण है कि मंगोलिया वह देश है जो चंगेज़ खां की जन्मभूमि है, जिसके वंशज मुगलों ने अंशतः उनका रगों में जो रक्त बह रहा था वो चंगेज़ खां और तैमूर लंग दोनों का था। तो एक मध्य एशिया के साथ जो हमारा ये नाता है और थोड़ा बौद्ध धर्म का नाता है, इस सब को देखते हुए भारत को इस मामले में सतर्क रहने की ज़रूरत है। पिछले सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका को
एक करारी राजनयिक शिकस्त का सामना करना पड़ा जब उसने एक प्रस्ताव पेश किया संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कि ईरान के विरुद्ध जो निषेध हैं उनकी अवधि बढ़ाई जाए। तो ये प्रस्ताव बड़ी बुरी तरह से असफल हो गया। अमेरिका का साथ देने वाला सिर्फ छोटा डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का राज्य था और अमेरिका के जो साथी रहे हैं, जो बड़ी शक्तियां हैं वीटो संपन्न ब्रिटेन और फ्रांस, उन्होंने भी अनुपस्थित रहकर अपना असंतोष प्रकट किया और जर्मनी ने भी। और कुल मिलाकर अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि भले ही उसे इस बात की जानकारी थी कि अंततः यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, रूस और चीन वीटो का प्रयोग कर इसे निरस्त कर देंगे, मगर इतना अकेला वो पड़ चुका है इस संस्था में, इसका एहसास उसे नहीं था। और विडंबना यह है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है कि वो उस स्नैप बैक प्रावधान का उपयोग कर ईरान के विरुद्ध निषेध बढ़ाएंगे एक तरफा, जिसका उल्लेख किया गया है एक अनुच्छेद में जो करार परमाणविक शक्ति के उपयोग को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच किया गया था। ये करार किया गया था ओबामा के द्वारा और ट्रंप ने आते ही इसे खारिज कर दिया था। तो सोचने की बात यह है कि जो करार खारिज कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, उसके किसी प्रावधान का उपयोग कर किस तरह से प्रतिबंध आज लगाए जा सकते हैं। मगर ट्रंप इस सबसे चिंतित नहीं है, उनकी समझ में ये किया जा सकता है, वो करने जा रहे हैं। मगर इससे कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि अमेरिका का एक तरफा राजनय, एक तरफा पहल आज उनके संधि मित्रों में भी समर्थन हासिल करने में असफल है। रूस और चीन ने तो उसकी बहुत बेहद कड़ी आलोचना की ही है। एक और पक्ष है जो ईरान को लेकर अमेरिका के बारे में चिंता तो है, वो ये है कि ईरान बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिकी धौंस धमकी के सामने वह झुकेगा। वो जब से सलमानी की हत्या हुई थी उसके एक शिखर के चोटी के जनरल की, तो उन्होंने कई बार ये प्रदर्शन किया है कि उनकी संहार क्षमता आज भी कितनी ज़्यादा है। तो हाल के दिनों में उन्होंने अपनी नौसैनिक जंगी जहाज़ों की तैनाती की है हॉर्मुज़ की खाड़ी में और वहाँ नौसैनिक अभ्यास बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। वहाँ उन्होंने प्रक्षेपास्त्रों का कुछ छोड़ा है, वहाँ उन्होंने बड़ी तोपों से गोलियाँ दागी हैं और उन्होंने एक नमूना बनाकर अमेरिकी विमान वाहक पोत का उसको चारों तरफ से घेर दिया है छोटे छोटे ईरानी जंगी नौसैनिक जहाज़ों से, ये दिखाने के लिए ज़रूरत पड़ने पर भले ही उनके पास उस तरह का विमान वाहक पोत ना हो, मगर वो अमेरिका के विमान वाहक पोत को घायल कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं और काम करने से रोक सकते हैं। अब ये मुठभेड़ की जो मुद्रा ईरान की नौसैनिक अभ्यास के जरिए हो रही है हॉर्मुज़ की खाड़ी में या खाड़ी के क्षेत्र में, जो वो पहले भी संहार क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं, ईरान के विरुद्ध विमान चालित रहित ड्रोन छोड़कर उनके तेल संशोधक यंत्रों पर हमला कर, आज जब चीन के साथ उन्होंने अपनी सामरिक संधि पुख्ता की है, उन्हें कुछ दुस्साहसिक मुद्रा ईरान की देखने को मिलती है। जहाँ तक अमेरिका का प्रश्न है, उसने ऐसा लगता है कि अपने को बहुत फैला दिया है। वो इसी तरह का नौसैनिक अभ्यास कर रहा है दक्षिणी चीनी सागर में, जहाँ कभी उसके विमान चीनी वायुसेना के बहुत निकट से गुजरते हैं और कभी उनके जहाज़ों को लेकर चीन ये आपत्ति दर्ज कराता है कि वो बाधित कर रहे हैं हाई सीज़ पर और नावों का आना जाना। और ये भी विडंबना है कि चीन की अपनी जो नौसैनिक हरकतें हैं उनको देखते हुए हाई सीज़ यानी जो आबाद जलगमन के लिए समुद्र होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, उसकी पूरी अवधारणा ही एक सवालिया निशान के सामने घिर गई है। तो एक और दक्षिण एशिया में चीन के साथ मुठभेड़, दूसरी ओर हॉर्मुज़ की खाड़ी और खाड़ी प्रदेश में ईरान के साथ मुठभेड़, और ईरानी सेनाध्यक्षों ने यह स्पष्ट घोषणा की है कि वो हर हमले का जवाब, हर धौंस धमकी का जवाब बराबरी से देंगे। और ईरान और चीन की सामरिक संधि के बाद अमेरिका के लिए चुनौती और भी विकट हो जाती है। ये पूरा क्षेत्र मध्य एशिया का हो या पश्चिम एशिया का हो या दक्षिण पूर्व एशिया का, भारत के लिए भी सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से और आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। अफ्रीका की परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि जब कोई समाचार नहीं मिलता तो एक अच्छा समाचार होता है, मगर अफ्रीका के बारे में ये कहना कठिन है। जब वहाँ से कोई समाचार नहीं आता, कुछ खबर नहीं मिलती, तो ऐसा लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं कुछ सुगबुगा रहा है जिसका अचानक विस्फोट होगा और अंतर्राष्ट्रीय संकट का जन्म होगा। लगभग ऐसा ही पिछले सप्ताह हमको देखने को मिला। हमारी दृष्टि केंद्रित रही है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका पर, लीबिया के गृहयुद्ध पर, जहाँ तुर्की और फ्रांस और मिस्र आमने सामने हैं, मगर इस बार उससे लगे हुए इलाके में
इक्वेटोरियल गिनी में और आइवरी कोस्ट में संकट पैदा होता नजर आ रहा है। जो आइवरी कोस्ट है वो एक ऐसा देश है जिसको लोग अब तक सुस्थिर मानते थे, विकासशील मानते थे और ऐसा मानते थे कि वहाँ कमोबेश एक जनतांत्रिक सरकार काम कर रही है। मगर वहाँ के राष्ट्रपति ने बहुत पहले घोषणा कर दी थी कि वो तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, भले ही वहाँ के संविधान का संशोधन किया जा चुका था। कोई राष्ट्रपति अब तीसरी या चौथी बार भी चुनाव लड़ सकता है यदि ज़रूरत पड़े, मगर इस राष्ट्रपति ने अपने उत्तराधिकारी को नामजद कर दिया था। दुर्भाग्य ये हुआ कि राष्ट्रपति की उम्र खुद 80 वर्ष के आसपास है, मगर जो उनके विश्वासपात्र उत्तराधिकारी थे वो हृदयाघात से पहले ही मर गए और विवश होकर राष्ट्रपति को घोषणा करनी पड़ी कि देश को बचाने के लिए, स्थिति को सामान्य रखने के लिए, अपनी नीतियों को लागू रखने के लिए उन्हें तीसरी बार चुनाव लड़ना पड़ेगा। मगर अब तक जो लोकप्रिय समझे जाने वाले राष्ट्रपति थे वो इस फैसले के बाद अलोकप्रिय हो गए हैं। उनके विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, लोगों ने महंगाई की शिकायत करनी शुरू कर दी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो अत्याचारी दमन आंदोलनकारियों का हो रहा है वो उसी शैली का है जिस तरह का रक्त रंजित 2010 के गृह युद्ध के आसपास हुआ करता था। और ये संकट आने वाले दिनों में बहुत आसानी से दूर होने वाला नहीं है कि जितने भी बाकी उनके प्रतिपक्षी हैं वो लगभग इस मामले में एकजुट हैं कि लंबे समय से कार्यरत वयोवृद्ध राष्ट्रपति को अब पद त्याग करना ही चाहिए। इसके साथ जुड़ा हुआ जो इक्वेटोरियल गिनी वाला इलाका है उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ भी जो राष्ट्रपति हैं उनकी उम्र 80 के ऊपर है और उन्होंने हाल ही में अपनी जो सरकार थी प्रधानमंत्री को बर्खास्त तो नहीं किया मगर उनसे इस्तीफ़ा देने की मांग की और उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया। ये प्रधानमंत्री और ये सरकार पिछले 5 साल से सत्तारूढ़ थी और आज यदि वो उस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उस सरकार ने कुछ भी नहीं किया, न आर्थिक विकास हो सका, न कोविड से रक्षा देश की जा सकी, न कानून और व्यवस्था सुधर सकी, सामाजिक तनाव बढ़े रहे, तो कहीं ना कहीं सोचने की बात यह है कि जिम्मेदारी उनकी खुद की भी बनती है जो निगरानी रख रहे थे इस सरकार पर। यदि उनके इतने अधिकार हैं कि वो सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं तो ये काम वो बहुत पहले कर किसी नई सरकार का गठन कर सकते थे। लोगों को शक ये है कि वो अपने उत्तराधिकारी पुत्र के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं और राष्ट्रपति के जो पुत्र हैं वो काफ़ी कलंकित हैं। उनके ऊपर कई अरब अमेरिकी डॉलर का घोटाला करने का आरोप है। अनुपस्थिति में वो अभियुक्त पाए गए हैं फ्रांस में। उनकी जो महंगी कारों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है उसको लेकर स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड में भी चर्चा होती रही है और ये एक तरह से ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका का एक और देश कुनबा परस्त भ्रष्ट तानाशाही की ओर जा रहा है जो वर्तमान स्थिति से ज़्यादा ख़राब होगी। इसी तरह का चिंताजनक समाचार सुनने को मिला मोज़ाम्बिक से, जहां एक सामरिक महत्व के बंदरगाह पर इस्लामी जिहादियों ने कब्जा कर लिया। अब ये स्थिति हमको कई जगह अफ्रीका में देखने को मिलती रही है, खासकर मध्य अफ्रीका में, माली में, चाड में, कोंगो के गणराज्य में, जहाँ मलावी में, जहाँ जो चुनी हुई निर्वाचित सरकारें हैं जो अपने को वैधानिक सत्ताधिकारी कहती हैं, उन्होंने वो जगह खाली कर दी है जहां इन जिहादी तत्वों को शरण ढूंढने का मौका मिला है, अपने अड्डे बनाने का मौका मिला है, जो कई अलग अलग नामों से अलग अलग अफ्रीकी देशों में काम करते हैं। सब कहीं ना कहीं टूटे हुए हिस्से हैं इस्लामिक खलीफेट के, दशेश के या अलकायदा से बिछड़े हुए लोग। अब इनके हाथ में यदि सत्ता जाती है तो तनाव का जो एक और पक्ष है, जिहादी इस्लाम और आतंकवाद और अलगाववाद, जो अफ्रीका में और इसलिए विस्फोटक है कि वहाँ की जो भौगोलिक भू राजनीतिक रेखाएं हैं वो औपनिवेशिक काल में खींची गई हैं, जिनमें कबायली समाज बढ़ता है, जिसमें राष्ट्र राज्य बढ़ते हैं और प्राकृतिक संसाधन बढ़ते हैं। तो यदि सामरिक महत्व का कोई पोत इनके हाथ में आता है, और यही स्थिति लीबिया में भी कही जा रही है कि जो वहाँ की वैधानिक सरकार है उस पर प्रभाव इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों का है। ये हमें अफ्रीका के बारे में चिंताजनक लगता है। अब इसमें और कुछ कष्ट की बातें हैं, वो ये हैं कि जैसे अंगोला हो तो वहाँ भी जो वर्तमान सरकार है वो उसमें लगी हुई है कि पूर्व राष्ट्रपति के परिवार में कितना भ्रष्टाचार था, उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाएं। तो वर्तमान समस्याओं से जूझने की अपेक्षा ये सारी सरकारें या तो अपने प्रकट हो रहे प्रतिपक्षियों को के दमन में लगी रहती हैं, कुनबा परस्ती में लगी रहती हैं, या पूर्ववर्ती सरकारों का दोषारोपण कर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहती हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमको अफ्रीका में लगभग हर जगह देखने को मिलता है। चाहे वो तंजानिया हो, जहां राष्ट्रपति का हट ये है, न्यायपालिका जो है उसको उनके अधीन, उनके निर्देशानुसार ही काम करना चाहिए, क्योंकि वो सत्ता के उस विभाजन में यकीन नहीं करते हैं जो उनकी समझ में पश्चिमी है। और जिस तरह का चीन ने यहाँ पैर पसारना शुरू किया है, वहाँ कहीं भी विस्फोटक स्थिति हो सकती है। सूडान में एक लोकप्रिय गायक की मृत्यु के बाद 9,000 लोग गिरफ्तार किए गए थे, वहाँ भी स्थिति आज सामान्य नहीं की जा सकती है। और कुल मिलाकर अफ्रीका
हमको लगता है कि हमको खंड खंड कर देखना पड़ेगा और उसके बारे में ख़ास तौर से सतर्क होने की ज़रूरत है। दुनिया के लिए आज इस कड़वे सच को नकारना असंभव हो गया है कि पूरा विश्व एक अभूतपूर्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। वर्ष की दूसरी तिमाही में अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगभग 20% सिकुड़ी है और 2 तिमाहियों में लगातार सिकुड़ने के बाद वो एक उस मंदी के दौर से गुजर रहा है जिसकी तुलना 20वीं सदी के पहले चरण में जो ग्रेट क्रैश का ज़माना था उसके साथ शायद की जा सकती है। इतना बुरा हाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था का शायद इसके पहले कभी नहीं हुआ था। न केवल अमेरिका का यह हाल खस्ता है बल्कि यूरोपीय समुदाय के अनेक देश जो हैं, फ्रांस, जर्मनी आदि, उनकी अर्थव्यवस्था भी 10 से 12% सिकुड़ी है और जो कुछ यूरोप के ज़्यादा संकटग्रस्त देश थे, स्पेन, पुर्तगाल, उनकी अर्थव्यवस्था 15 से 18% तक सिकुड़ी है। यही हाल ब्रिटेन का है। तो कुल मिलाकर पश्चिम के जो समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली देश थे वो सब आर्थिक मंदी की चपेट में हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उद्योग धंधे चौपट हैं, कारोबार नहीं हो रहा है और सब लोगों को चिंता ये है कि कोरोना वायरस के ऊपर विजय जब प्राप्त होगी तब होगी, मगर तब तक अर्थव्यवस्था का क्या होगा। कुछ लोग ये कल्पना कर रहे थे कि इसका सबसे बुरा प्रभाव चीन पर पड़ेगा क्योंकि कुछ तो कोरोना वायरस की चपेट, कुछ प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ आदि और कुछ समुद्री तूफान, और उसके बाद चीन के विरुद्ध जो अमेरिका ने वाणिज्य युद्ध की घोषणा की उसके कारण चीन की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान होगा। अब राष्ट्रपति ट्रंप कभी ये चुनौती देते हैं कि टिकटॉक वाले अपना धंधा कारोबार समेटकर अमेरिकी कंपनी को बेचकर चले जाएं, कभी कहते हैं कि अमेरिकन कंपनियों को अपना सारा कारोबार चीन से समेट लेना चाहिए। कुछ कंपनियों ने शुरुआत की है, जापान, थाईलैंड, वियतनाम में गए हैं। चीन को ही संकट का भी सामना करना पड़ा था कि उसके व्यापार के विरुद्ध कुछ प्रतिरोध सीमा विवाद के बाद भारत ने भी लगाया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन की बढ़ती गतिविधियों को शक की दृष्टि से देखते हुए प्रतिबंध निर्यातों पर किया है। चीन ने इसके जवाब में शुल्क लगाए हैं, ये सब किया है। मगर चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में विशेषज्ञों का यह मानना था कि वह बुरी तरह से निर्भर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, बौद्धिक संपत्ति की तस्करी पर और बड़े पश्चिम के बाजार पर। मगर उनको लगता था कि जब चीन इस संकट से घिरेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था सबसे पहले ध्वस्त होगी। ये बात सच है कि पिछले 25 वर्षों में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना हिस्सा 2-3% से लेकर 16% तक बढ़ा लिया है। और मगर हाल के वर्षों में शी ने जब से उन्होंने तय किया कि चीन को आत्मनिर्भर बनाएंगे, एक बड़ी शक्ति बनाएंगे, तो अपनी निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निरंतर घटाई है और अपने बाजार को ही इस तरह विकसित करने की कोशिश की है कि यदि संकट की कोई घड़ी आए तो एकाएक उनकी अर्थव्यवस्था चरमराए नहीं। तो ऐसा ही इस बार भी हो रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा नहीं रही है, न कोरोना वायरस के कारण, न प्राकृतिक आपदाओं के कारण। और जो चीन की बड़ी कंपनियां हैं, टिकटॉक वाली या अलीबाबा जैसी, वो उन्होंने अरबों का मुनाफा, खरबों का मुनाफा कमाया है इस कोरोना संकट काल में भी। तो ये कहना कठिन है कि हुआवे जैसी कंपनी जिस पर निर्भरता यूरोपीय देशों की है, भले वो सामरिक दृष्टि से जोखिम पैदा करती हो, कितनी देर तक 5G संचार व्यवस्था को लागू करने से लोग बचते रहेंगे क्योंकि इसका जोड़ किसी के पास नहीं है। और जो चीन के सस्ते उत्पाद थे, वो दवाइयाँ हों, एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएरीज हों, वेंटिलेटर्स हों, इन सारी चीज़ों पर जो चीन का अधिकार है, एकाधिकार एक तरह से है विश्व भर में, उसको नकारना बड़ा कठिन होगा। जहाँ तक चीन का प्रश्न है, चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में एक बड़ा विचारोत्तेजक लेख प्रतिष्ठित विलायती पत्रिका इकोनॉमिस्ट में छपा है। उन्होंने कहा कि लोग ये समझने की भूल न करें कि चीन ने इस दुर्दिन के लिए तैयारी नहीं की थी। चीन में एक सरकारी पूंजीवाद विकसित हुआ है जिसके 3 प्रमुख तत्व हैं। एक तत्व तो ये है कि साथ साथ सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों को काम करने दिया जाए। सरकारी क्षेत्र की कंपनियां सामरिक महत्व के जो संचार के ढांचे के साथ जुड़े काम है वो करेगी, और जो निजी कंपनियां हैं वो खुले बाजार में बिल्कुल पूंजीवादी तर्क के अनुसार आपस में भी प्रतिस्पर्धा करेंगी, बाहर भी प्रतिस्पर्धा करेंगी, गलाकाट प्रतिस्पर्धा भी करेंगी। मगर हाँ, उनके ऊपर एक अंकुश सरकार का हमेशा बना रहेगा। इन कंपनियों में भी लगभग 10% सीधे साम्यवादी पार्टी से और चीन की
की सरकार से जुड़ी हैं, जिनको लेकर ही आशंका पश्चिमी दुनिया में इनके बारे में होती है। दूसरा तत्व इसका यह है कि जो चीन की सरकार है वो सुव्यवस्थित करेगी कानून और व्यवस्था को, वो कानूनों को लागू करेगी और वो श्रमिकों को अपने हुनर को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करेगी, और जो उसका ये प्रयोग था कि वो विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कुछ इकाइयों को बढ़ावा देगी, वो लागू रहेगा। और वो कहीं ना कहीं अपने उत्पादन को अपने बड़े बाजार के लिए मोड़ेगी कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का असंतुलन या संकट समाप्त नहीं होता तब तक चीनियों में बेरोजगारी न बढ़े, तब तक मगर चीनी जो श्रमिक था या चीनी निजी कंपनियां भी थी, वो इस बात को हमेशा समझती थी कि उन्हें सरकार के निर्देशों के अधीन ही काम करना है। और तीसरा जो तत्व सरकारी पूंजीवाद का है वो ये है कि चीनी सरकार ने तय की हैं अपनी प्राथमिकताएं उन क्षेत्रों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं, जो टेलीकॉम की हैं, जो सामरिक महत्व की यांत्रिकी की हैं, जिनमें चीन किसी से पिछड़ा हुआ नहीं है। तो जब तक चीन और कुछ पर्यावरण के मुद्दों को वो आज अब प्राथमिकता देता है, जब तक चीन की अर्थव्यवस्था इस तरह से संचालित हो रही है, तब तक बाकी विश्व के लिए यह सोचना नादानी होगा कि चीन की अर्थव्यवस्था पश्चिम की अर्थव्यवस्था के पहले चरमराएगी। इस सप्ताह इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें आशा है कि आपको यह सर्वेक्षण रोचक और उपयोगी लगा होगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।